फाइन। बेटे लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो एक चैप्टर हमारा चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन, उस क्लास के अंदर मैंने लास्ट में दो तीन तीन नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। एक क्वेश्चन तो मैंने करवाया था कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है उसके क्या रीजन होते हैं, और उसके मैंने तीन रीजंस लिखवाए थे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कॉजेज बता दीजिए, उसके तीन रीजन लिखवाए थे। ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और करवाया था कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या रीजन होते हैं, वो एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, वो मैंने और करवाया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। आज की क्लास के अंदर मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तीन तीन चार चार नंबर के, वो भी दो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आएगा टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, टीपी एंड एमपी में रिलेशन बता दीजिए। एक वो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आता है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, एपी और एमपी में रिलेशन बता दीजिए। वो जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। टीपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, और एपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है, एक वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए आप मेरे साथ है। राइट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द explain the relationship between explain the relationship between sorry TP मतलब टोटल प्रोडक्शन एंड एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन बाय अ शेड्यूल एंड डायग्राम, by a schedule एंड डायग्राम। ये क्वेश्चन बेटे मैंने एग्जाम में 3 4 नंबर तक में देखा है। 4 नंबर का याद है जनरली ये क्वेश्चन। चलिए, तो बेटे आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या होगा इस क्वेश्चन में? अगर आपको आंसर लिखना है तो इसका फॉर्मेट क्या होता है वो समझ लीजिए, किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं आंसर को। सबसे पहले बेटे जिसके बारे में भी रिलेशन बताना होता है ना हमें, जैसे यहां पर हमें टीपी और एमपी के बारे में रिलेशन बताना है। ठीक है, आप पहले इन दोनों को डिफाइन करेंगे, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को आप डिफाइन करेंगे। तो मैं लिख देता हूं टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, एक ही बात है वो। मैं बेटे इसको यहां पर डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर इसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ। तो हम यहाँ पर डिफाइन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दे दी। ठीक है, फिर आप डिफाइन करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट को, मार्जिनल प्रोडक्ट आप इसको डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। तो टीपी और एमपी इन दोनों को आप डिफाइन करेंगे, जो कि आप अपने नोट्स में से कर सकते हैं प्रीवियस क्लासेस के। जब आप डिफाइन कर देते हैं उसके बाद आप लिखते हैं रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। इसके बाद यहां पर आप मेंशन करते हैं एक टॉपिक डाल, टॉपिक एक टॉपिक वो है, फॉर्मेट है इसका रिलेशनशिप बाय अ शेड्यूल एंड डायग्राम, रिलेशनशिप बाय अ शेड्यूल एंड डायग्राम। एक शेड्यूल एंड डायग्राम से आप रिलेशन लिख देते हैं। अब वो शेड्यूल एंड डायग्राम वही वाला भी यूज हो सकता है बेटे जो हमने पीछे यूज किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, जो शेड्यूल एंड डायग्राम बनाया था ना बेटे, सेम वही शेड्यूल एंड डायग्राम आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने यूज किया था।
तो चाहे तो मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना, उसमें थोड़ा डेटा चेंज भी कर देता हूँ अगर आप चाहें तो, या आप चाहें तो वो वाला शेड्यूल और डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, उसी से रिलेशन निकल आते हैं, ठीक है। चलिए मैं वही वाला है उससे थोड़ा सा चेंज करके आपके लिए बना देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ, देखिए जरा। यहां पर लिखेंगे आप फिक्स वेक्टर, एक मिनट, फिक्स्ड फैक्टर, यहां लिखेंगे आप वेरिएबल फैक्टर, एक मिनट यार, वेरिएबल फैक्टर, यहां लिखेंगे आप टीपी, यहां लिखेंगे आप एमपी, ठीक है। अच्छा आप एक काम और करिएगा बेटे, आप ना एक कॉलम और बना लेना एपी का, वो कॉलम इसलिए बना लेना कि मैं जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा ना जिसमें एपी और एनपी में रिलेशन कराऊंगा, तो उसमें बेटे हम यही वाला टेबल यूज कर लेंगे, हमें अलग से दोबारा टेबल बनाने की यूज जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटे। हम यही वाला टेबल यूज कर लेंगे, दोबारा टेबल नहीं बनाना, तो आप एपी और लिख लीजिए, ठीक है। अभी नहीं भरने की जरूरत, इस क्वेश्चन में एपी की जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर आप कोई भी नंबर ले लीजिए उसको फिक्स रखेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए 2 ले लिया, ये चेंज नहीं होता है बेटे फिक्स फैक्टर। तो ये वेरिएबल फैक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक को ले लीजिए यहाँ पर 8, 8 तक ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद टीपी तो 0 होता है और एमपी डैश आता है, और फिर मैंने इस टेबल को बनाने का तरीका क्या बताया बेटे, आप ना मार्जिनल प्रोडक्ट को लिखेंगे, और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है बेटे, मार्जिनल प्रोडक्ट का जो बिहेवियर होता है वो क्या करता है, पहले बढ़ता है, एमपी पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर जीरो और नेगेटिव हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, चलो पहले बढ़ाता हूं, देखिए जैसे मैंने 20 ले लिया, 20, 30, 40, ये बढ़ रहा है, फिर ये कम होने लगता है, कम कर लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 30, 20, 10, फिर ये जीरो हो जाता है और फिर ये नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये एमपी का रिलेशन है, नेचर है बेटे, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन पहले हमेशा एमपी को आप बढ़ाएंगे, फिर आप कम करेंगे, फिर आप जीरो और नेगेटिव कर देंगे उसको, ओके। अब टीपी कैसे निकलेगा, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, यहां लिख के बता देता हूं, कि जो टीपी होता है, जो टीपी होता है बेटे, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, टीपी जो होता है वो सिग्मा एमपी होता है, मतलब आप एमपी को जोड़ते चले जाइए, आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, आप एमपी को जोड़ते चले जाइए, आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए, जैसे 20 है तो 20 का 20 आ गया, 20 में ये वाला 30 जोड़ दीजिए, 50 आ गया, 50 में 40 जोड़ दीजिए, 90 आ गया, 90 में 30 जोड़ दीजिए, 120 आ गया, 120 में 20 जोड़ दीजिए, 140 आ गया, 140 में 10 जोड़ दीजिए, 150 आ गया, 150 में जोड़ जीरो जोड़ दीजिए, 150 ही रहा, 150 में -10 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। एपी हम बाद में लिख लेंगे, एपी अभी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, वो बाद में निकाल दूंगा, वापस मैं इस पेज पे आके बाद में निकाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम, वही वाला डायग्राम जो मैंने उसमें भी बनाया था, फिर से आपके लिए डायग्राम बना देता हूं मैं, देखिए फिर से डायग्राम बना देते हैं, चलिए।
मेरे साथ बना सकते हैं डायग्राम चाहे तो। ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। यहां पर लिखेंगे आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहां लिखेंगे आप इस जगह पर टीपी और एमपी, टीपी और एमपी। और ये वेरिएबल फैक्टर आप देख, फिक्स फैक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं होती डायग्राम, ठीक है ना। तो वेरिएबल फैक्टर आपका कितना है, 0 से लेके 8 तक, तो 0 पे यही है, ये 1 2 2 3 4 5 6 7 8। ये मैक्सिमम आपका 150 है, तो 10 10 का गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये -10 -20 -30, ठीक है। इनको नंबरिंग दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपका 10 20, ये 30 लिखा है बेटे, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 एंड 150। ये -10 और ये -10, ठीक है। चलिए अब पॉइंट प्लॉट करते हैं, पहले टीपी बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं बेटे, टीपी। चलिए देखिए मेरे साथ, पहले टीपी 0 पे कितना है, देखो बेटे 0 पे ये 0 है, तो 0 पे 0 है तो पॉइंट यहीं आ जाएगा स्टार्टिंग में। फिर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में टीपी 20 है, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में टीपी ये आ गया 20, ये पॉइंट आ गया। फिर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये 50 है, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 50 यहां पर है, ये पॉइंट यहां ले लिया हमने। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये 90 है, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 90 ये रहा। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 120 है टीपी, तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये है 120। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 140 है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये कितना है, 140। ये लीजिए। 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग में है 150, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग में और थोड़ा ऊपर जाएगा और 150 पे चला जाएगा। 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये भी ये 150 है, ये देखिए 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग में भी ये 150 है। 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग में टीपी 140 है, थोड़ा कम हो गया, तो 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये 140 है। ये बन गया। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं फ्री हैंड, ज्वाइन बेटे फ्री हैंड करते हैं बेटे, ठीक है। मैं करता हूं ज्वाइन, इसको देखिए जरा। ये हो गया, ये आपका टीपी हो गया, ठीक है बेटे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्वेक्स शेप लेता है, तो पेन टैप पे हाथ चलता है तो इस तरीके से चल जाता है, ऐसे ये इधर को जा रहा है, लाइन इधर को रहती है थोड़ी सी, इस तरीके से जाता है ये थोड़ा सा कॉनकेव होता है, यहाँ से कॉन्वेक्स होता है, यहाँ से कॉनकेव शेप लेता है इस जगह। अब एमपी को डिनोट करते हैं, इसके अंदर एमपी के पॉइंट डिनोट करते हैं, लेट्स सी। चलिए एमपी के पॉइंट देखते हैं। 0 पे तो एमपी है ही नहीं। 1 पे कितना है, 1 पे है 20, तो 1 पे तो यही पॉइंट आ गया, 20 का ही पॉइंट आ गया। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 30, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 30, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 40, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 40, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 30, कम होना शुरू हो गया अब यहां से। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग में एमपी है 20, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग में एमपी है 20। 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 10,
7 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 0, ये 0 यहां आएगा, और 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग में -10 हो जाता है, तो -10 ये रहा, 8 ये रहा। इसको मिलाती हुई लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए, ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा एमपी। अब रिलेशन समझ लीजिए जरा, ये तो मैंने बना दिया, अब रिलेशन समझ लीजिए कि पहला रिलेशन तो ये आता है बेटे। अब रिलेशन पे ध्यान देना बच्चों, सभी बच्चे, ठीक है, रिलेशन पे ध्यान देंगे सब लोग। पहला रिलेशन तो बेटे ये आता है कि जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे ये 0 से 20 हो गया तो 20 इंक्रीज किया, 20 से 50 हो गया, 30 इंक्रीज किया, 30 से 90 हो गया, 40 इंक्रीज किया, यानी कि पहले 20 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, पहले 20 इंक्रीज करा, फिर 30 पॉइंट इंक्रीज किया, फिर 40 यूनिट्स इंक्रीज किया, इसके बाद ये फिर 30 इंक्रीज किया। अब ये कम हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, तो आप यहीं तक पकड़िए पहले से। जब टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, ये यहां तक चलेगा बेटे, यहां तक, यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। जब टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी क्या कर रहा है, देखो बेटे, राइज कर रहा है। ये दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं, एमपी राइज कर रहा है, तो ये देखो राइज कर रहा है, ये यहां तक, ये पहला रिलेशन है बेटे, ये फर्स्ट रिलेशन है, यहां तक। जब टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी राइजेस, ये फर्स्ट रिलेशन है। और मैं रिलेशन पिछले वाले पेज पे एक एक करके लिख भी रहा हूं, यहां पर रिलेशन दिखाता रहूंगा और पीछे लिखता रहूंगा यहां पर रिलेशन आगे वाले पेज, ठीक है, ताकि आप भी लिख सकते हैं नीचे अपने। यहां पर लिखिए पहला रिलेशन क्या निकल कर आया, पहला रिलेशन निकल के आया, व्हेन टीपी राइजेस, when TP rises at increasing rate, when TP rises at increasing rate, समझ रहे हैं ना बेटा, इंक्रीजिंग रेट पहले से ज्यादा बढ़ता है, देन एमपी क्या करता है बेटे इस स्टेज में, देन एमपी राइजेस, एमपी राइज करता है, एमपी राइजेस, ये पहला रिलेशन हो गया बेटे। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा आपको दिखाता हूं मैं, देखिए दूसरा रिलेशन, यहां से जब एमपी ये 40 बढ़ गया था, उसके बाद 30 बढ़ा, यानी कि अब टीपी अभी भी बढ़ रहा है, ध्यान देना, टीपी 90 के बाद भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। 90 से 120 हो गया, 120 से 140, 20 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, और फिर बढ़ा ही नहीं, 0 बढ़ा, तो यानी कि अभी भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। इसे बोलते हैं टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। और ये पहला वाला, ये बाद में बना लेंगे एमपी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला रिलेशन यहां तक रहेगा, दूसरा रिलेशन यहां से लेके जो स्टेजेस समझाई थी ना, वो रिलेशंस निकल रहे हैं। तो यानी कि जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी फॉल करता है, देखो 40 से 30, 20, 10, 0, लेकिन नेगेटिव नहीं होता, लेकिन नेगेटिव, और ये स्टेज ये वाली आती है, यहां से लेके यहां तक, ये स्टेज यहां तक चली, और ये देखिए ये वाला यहां तक, ये सेकंड स्टेज है कि जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी फॉल करता है, ये अभी पीछे लिख दूंगा। एक और रिलेशन पकड़ लीजिए, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी 0 हो जाता है, ये वाला पॉइंट, और यहां से डॉटेड लाइन रहे तो आप ऐसे करके डाल भी सकते हैं। ये तीसरा रिलेशन है बेटे, कि जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी 0 हो जाता है, ये तीसरा रिलेशन, क्लियर। और चौथा रिलेशन भी देख लीजिए, मैं पीछे लिख देता हूं, जब टीपी गिरने लगता है, देखो 150 से कितना हो गया बेटे, 140, अब गिरने लग गया तो एमपी नेगेटिव हो गया। तो जब टीपी गिरने लगता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो ये चार रिलेशन तो डायग्राम से निकल आए। पहला रिलेशन, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है एमपी राइज करता है, जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है एमपी फॉल करता है, जब टीपी मैक्सिमम होता है एमपी 0 हो जाता है, जब टीपी गिरने लगता है एमपी नेगेटिव हो जाता है। क्लियर, यही बातें मैं पीछे जाके लिख भी रहा हूं, कोई बात नहीं, एपी के लिए दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब दूसरा रिलेशन लिखिए, दूसरा क्या था बेटे, इसमें तो टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, अब करेगा व्हेन टीपी
when TP rises at diminishing rate, when TP rises at diminishing rate, then MP falls, but remains positive. लेकिन वो पॉजिटिव रहता है. थर्ड आएगा when TP is maximum, comma MP equals to 0, MP 0 हो जाता है. फोर्थ, when TP starts falling, जब TP गिरने शुरू करता है, कॉमा MP becomes negative. MP becomes negative. एक और रिलेशन, ये तो उसमें से निकला है 4 रिलेशन. एक बेटे एक और होता है, वो भी लिख लो, फॉर्मूले का है वो. TP and MP can be calculated. TP and MP can be calculated from each other. TP and MP can be calculated from each other. That is, यानी कि दोनों को एक दूसरे की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है. कैसे? MP तो निकलेगा ऐसे, मैंने लिखवाया भी है पहले, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L, यानी कि चेंज इन TP अपॉन चेंज इन वेरिएबल प्रोपोर्शन. और TP कैसे निकलता है वो तो अभी बताया था मैंने. और अगर आपको TP निकालना है तो TP होता है सिग्मा MP. ये रिलेशन आ गए. एक चीज और, मैं आपको 2 चीजें नोट में और बताना चाहूंगा. देखो जरा, नोट लिखिए एक छोटा सा नीचे. एक बात तो ये लिख लीजिए, MP इज द रेट ऑफ TP. कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि डैश इज द रेट ऑफ TP, तो MP इज द रेट ऑफ TP. TP लिखा है, MP इज द रेट ऑफ TP. एक तो एक बात ये, और एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये डायग्राम में दिखाता हूं. देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां पे MP मैक्सिमम है, ये पॉइंट आपको पता है इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. मैंने बताया था जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया था, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. तो हम कहते हैं कि जब TP अपनी रफ्तार बदलता है, यानी कि जब वो इंक्रीजिंग से डिमिनिशिंग होता है, व्हेन द TP चेंजेस इट्स रेट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिमिनिशिंग, उस स्टेज पे MP मैक्सिमम होता है. ये नोट में लिख लीजिए. अगर रिलेशन में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट में डालिए. लिखिए, when TP changes its rate of increasing, from increasing to diminishing, बढ़ने की रफ्तार बदलता है. और कौन सी रफ्तार कैसे बदलता है? इंक्रीजिंग टू डिमिनिशिंग. तो उस समय MP क्या होता है बेटे? देन MP इज मैक्सिमम. उस समय MP मैक्सिमम होता है. MP इज मैक्सिमम. आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे. ये क्लियर? यस सर. ठीक है, फाइन. तो बेटे ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहां तक आता है रिलेशन, यहां तक लिख सकते. कई बार ना मैंने ये 6 नंबर में भी देखा है, कई बार ये 6 मार्क्स में भी पूछ लेता है, भैया पूरा शेड्यूल डायग्राम बनाते तमीज से सिखा दो, बता दो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया. रिलेशंस पढ़े हमने TP और MP के, और उसके जितने भी उनके आपस में रिलेशन हो सकते हैं सारे हमने देखे. अब एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है. वो है AP और MP में रिलेशन बता दें. तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये आपने होप सो लिख लिया होगा. आगे बढ़ता हूं मैं. क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन है,
उसमें ना शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, शेड्यूल अगर चाहिए तो मैं बना भी दूंगा, वही शेड्यूल बनेगा वैसे तो। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जनरली डायग्राम से एक्सप्लेन करवाता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखा है बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन दिखाइए, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। मैं लिख देता हूं इसमें, लेकिन एग्जाम में जनरली डायग्राम का आता है, शेड्यूल एंड डायग्राम। और अगर 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है ना कि भैया एपी और एमपी में रिलेशन दिखा दो, और कुछ नहीं लिखा कितने नंबर का है, मतलब किससे दिखाना, 3 नंबर का है, तो आप डायग्राम यूज करिए, शेड्यूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप सीधा बिना शेड्यूल के भी डायग्राम बन जाता है, वो मैं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि 3 नंबर में हम शेड्यूल भी बनाए, डायग्राम भी बनाए, और शेड्यूल के हिसाब से डायग्राम बनाने बैठ जाए, तो हो गया हमारा काम पेपर का। तो जनरली हम लोग शेड्यूल अवॉइड कर देते हैं 3 नंबर में, सीधा डायग्राम बनाने, तो बिना शेड्यूल के डायग्राम बनाना और भी आसान होता है। तो फिलहाल कैसे रिलेशन लिखते हैं देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। फॉर्मेट वही रहने वाला है, फॉर्मेट वही रहने वाला है। क्या फॉर्मेट सिखाया मैंने रिलेशन लिखने का, कि जिसमें भी रिलेशन लिखना है पहले आप उन दोनों को डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे आप एवरेज प्रोडक्ट, ये एवरेज लिखा है, एवरेज प्रोडक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं बाद में, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। फिर आप डिफाइन करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट को, मार्जिनल प्रोडक्ट को आप डिफाइन करेंगे, ये भी मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो मैं बड़ी जानबूझ के नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइम हमारा सेव हो जाए थोड़ा सा, क्यों बेकार में एक ही चीजों को बार बार लिखना है। तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट आपके डिफाइन हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे रिलेशनशिप बाय अ शेड्यूल एंड डायग्राम, रिलेशनशिप बाय अ शेड्यूल एंड डायग्राम। डायग्राम यहां लिख देता हूँ, वो स्पेस यूज हो जाएगा, स्पेस तो वैसे भी यूज हो जाएगा। ये डायग्राम लिखा, जानबूझ के स्पेस यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटे, छोटा लिख रहा हूँ। तो टेबल वही बना लीजिए, टेबल वही बना लीजिए जो मैंने अभी बनाई, सेम। एपी और बना देंगे इसके अंदर, एपी कैसे निकलता है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहां पे लिखिए आप, एक मिनट को यार, फिक्स फैक्टर, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, वी एफ मतलब वेरिएबल फैक्टर, फिर टीपी बनाना ही पड़ेगा, एमपी, और फिर एपी, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसको बड़ा रखा है कॉलम को, ताकि मैं इसका फॉर्मूला लिख सकूं। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल, टीपी अपॉन एल। तो डेटा वही लिख लीजिए, मान लीजिए 2 है, 2 है, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0, ये डैश, फिर वही 20, पहले बढ़ेगा 30 40, फिर कम होगा 30 20 10 0 -10, फिर इसको जोड़ जोड़ के आएगा, ये 20 हो गया, 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 और 40 90, 90 और 30 120, 140, पता है ना कहां से आ रही है, 150 फिर 140। अब ये टीपी एपी कैसे आएगा, टीपी अपॉन एल, तो टीपी 0 है, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, फिर 20 अपॉन 1 20,
50/2 डिवाइड कर रहा हूं बेटे, टीपी को एल ये होता है, वेरिएबल फैक्टर को एल कहते हैं बच्चे। 50/2 25, 90/3 30, 120/4 अगेन 30, 140/5 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 28, 150/6 25, 150/7 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 14 7 1 7 3 बचा 7 चौक 28, अप्रोक्सीमेटली 21.4। 8 से कर लीजिए, 8 1 जा 8, कितना बचा 660 हो गया। 8 7 जा 56, 4 बचा 8 5 जा। तो ये आपका एपीआर। अब पहले मैं डायग्राम बना के दिखा दूं आपको, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पर एपी और एमपी। बिना शेड्यूल के कैसे बनाएंगे वो भी सीख लो, शेड्यूल से बनाने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना, क्योंकि शेड्यूल बहुत कम आता है बेटे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप पहले एपी बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप इस तरीके से आप इसको ऐसे स्लाइटली, मैं दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा सा ना चेंज वहां चली गई, क्योंकि इसके ऊपर बनाने में थोड़ा सा कलम गलत चल जाती है। अब ठीक है, ये एपी हो गया, ठीक है। आप इसका ना मैक्सिमम पॉइंट पकड़ना, इसका मैक्सिमम पॉइंट पकड़ लीजिए, ये वाला, एक तो ये पकड़िए और एक ये पकड़िए। एमपी जो होगा वो यहां से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से देखिए दोनों फर्स्ट पॉइंट पे दोनों बराबर है, और इसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता हुआ नीचे चला जाएगा, नेगेटिव भी हो जाता है, एपी का भी नेगेटिव नहीं होता, ऐसे। ये एमपी हो गया, ठीक है बेटे। स्टार्टिंग में दोनों बराबर होंगे, लेकिन एमपी तेजी से बढ़ता है और फिर उसके मैक्सिमम पे कट करता हुआ नीचे निकल जाता है। अब तीन रिलेशन निकल के आते हैं, मैं रिलेशन तीनों में लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर रिलेशन में तीनों लिख देता हूं आपको। देन तीन रिलेशन क्या होंगे, जब एमपी, पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, व्हेन एपी, एपी से समझाते हैं इसको, जब एपी राइज करता है तो एमपी जो होता है वो एपी से ज्यादा होता है। तो पहले देखेंगे, व्हेन एपी राइजेस, व्हेन एपी राइजेस कॉमा एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी ग्रेटर देन एपी होता है। एमपी यहां पर भी देख सकते हैं पहले लेवल के बाद, जब तक एपी बढ़ रहा है 20 से 25, 25 से 30 यहां तक बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं 30 इज ग्रेटर देन 25, 40 इज ग्रेटर देन 30 से ज्यादा है। दूसरा रिलेशन, व्हेन एपी फॉल्स, जब एपी गिरता है, ये देखिए यहां पर अब ये गिर रहा है, एपी गिर रहा है, एपी यहां से फॉल कर रहा है, देखो कर रहा है फॉल, तो एमपी उससे कम है, एमपी नीचे है, तो लिखेंगे एमपी इज लेस देन एपी। आप यहां भी देख सकते हैं जब एपी ने गिरना शुरू किया 30 से 28 हुआ, ठीक है, 28 से 25 कम ही गिर रहा है यहां तक भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 इज लेस देन 28, 10 इज लेस देन 25, ये सो ये कमी है एमपी। तीसरा रिलेशन, जब ये एक दूसरे के दोनों बराबर होते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखिए जब दोनों बराबर है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। तो तीसरा रिलेशन, व्हेन एपी इक्वल्स टू एमपी, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम कहते थे इंटरसेक्ट करते हैं, देन एपी एट इट्स, देन एपी एट इट्स मैक्सिमम लेवल, एपी एट इट्स मैक्सिमम लेवल, तो एपी अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। फिर सुन लीजिए तीन रिलेशन, जब एपी बढ़ता है एमपी ग्रेटर देन एपी होता है, जब एपी गिरता है तो एमपी लेस देन एपी हो जाता है, और जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या जब दोनों बराबर होते हैं, एक ही बात होता है, इंटरसेक्ट करना या दोनों को बराबर बोलना बात एक ही होता है, तो उस समय एपी अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। ये तीसरा रिलेशन है। तो ये तीनों रिलेशन मैंने आप लोगों को ये बता दी, इसकी यही तीन रिलेशन है। अगर एग्जाम में आता है जनरली, ये टेबल हम लोग नहीं बनाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपल हम ये डेफिनेशन देते हैं, डायग्राम बनाते हैं और ये रिलेशन लिख देते हैं, खत्म। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया।
अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, टेबल बनाने में बहुत टाइम चला है, तो टेबल के हिसाब से डायग्राम तो हमें बनाना है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं बेटे। एक और क्लास लगेगी, उसके अंदर एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इसके कुछ चैप्टर के एक आधे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो वो और डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ओके।